तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है ओपन लर्निंग के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर अग्नीश नियोगी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एज यूजुअल मोल कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोइशियोमेट्री। तो मैंने जैसे कि बोला था कि लास्ट लेक्चर में कि मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइशियोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री का। समझ रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तुमको केमिस्ट्री समझना है ना, तो सबसे पहले टॉपिक कौन सा समझना पड़ेगा, वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स क्या चीज़ें होती है, स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, ये हम लोग ने कभी नहीं सुना है। तो ये जल्दी जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 70 से कम दिन बचा है भाई। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो लेट गो। तो हम लोग पहले आज इस वीडियो में पूरा मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने वाले हैं, इसके पीवाईक्यूज भी लगाने वाले हैं, और जो भी डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा। बट कोई भी क्वेरी मत छोड़ना, क्योंकि डाउट रह गया ना तो समझ लो कि यार मूल कॉन्सेप्ट ढीला छूट गया तो ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर दिक्कत आया तो इनऑर्गेनिक में रिएक्शन समझने में भी दिक्कत आएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं है हम लोग को, स्टोइशियोमेट्री तो आता ही नहीं है क्या होता है। तो ऑल राइट, तो हम लोग पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले आप लाइक कर लो यार, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपको समझ में आया क्यों लाइक करने बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा लाइक करने के लिए, बट आपको समझ में आया क्यों लाइक करने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो है ही उतना इन्फॉर्मेटिव। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो, और मैं आपका पर्सपेक्टिव जानता हूँ कि कैसा होता है लर्निंग का प्रोसेस। आपको मैं माइंड सेट भी बता दूंगा, आपको मैं अप्रोच भी बता दूंगा। तो अब बस ध्यान से सुनो और प्रैक्टिस करो और पढ़ते जाओ यार सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आप सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल से पा सको। और वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर कर दो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और इस वीडियो के जो भी नोट्स आएंगे ना आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले लिखते हैं यार, मोल कॉन्सेप्ट लिखते हैं पहले। बड़ा अजीब सा नाम, बड़ा मतलब फालतू सा नाम तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हैंड राइटिंग में मत जाना यार, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है। ठीक है, तो अभी नया नया है ना इसमें, इसीलिए। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मोल्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो वर्ड्स में तोड़ लो। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री। अब ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज मोल। भैया मास सुने हैं, भैया वॉल्यूम सुने हैं, भैया और क्या क्या सुने हैं, इंटेंसिटी सुने हैं, बट मोल, मोल क्या है वो कभी नहीं सुने। कब का टॉपिक है पता है, क्लास 9 का टॉपिक है। अभी कौन से क्लास में हो, टॉपर भी हो सकते हो, 12th में भी हो सकते हो। अभी कितना दिन बाकी है WJ के लिए, तो समझ रहे हो कहाँ पढ़े हुए हो। अगर मोल आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो पूरे पूरे वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, डेफिनेशन याद रखना, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, डेफिनेशन को याद रखो। ऑलराइट, और कॉन्सेप्ट मतलब तो आपको पता ही है, कोई भी चीज़ का मैकेनिज्म जो हम लोग को ग्रैब करना पड़ता है बिना किसी कॉन्फ्यूजन के, ताकि हम इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो हम लोग मूल कॉन्सेप्ट को हर चैप्टर के साथ लिंक करेंगे, प्लस इसको अच्छे से समझेंगे। ऑलराइट, चलिए तो मेन वीडियो की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक, व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, हम लोग को पता है कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, एक दो तीन, नहीं गलत। मैटर के टोटल 5 स्टेट होता है। ठीक है, एक होता है सॉलिड, एक होता है red, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। अच्छा, और कुछ भूल रहे हैं क्या। हाँ भूल रहे हैं, और 2 स्टेट होते हैं, और 2 स्टेट होते हैं। अच्छा भैया, मैंने तो कहीं और कुछ और पढ़ा था। अरे भाई, मैटर के बहुत सारे स्टेट्स होता है, बट जो भी हम लोग को पढ़ना है ना, कि उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। डेप्थ में जाने जाएंगे तो हो जाएगा भाई। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक आता है ना प्लाज्मा नाम का, जो हमारे खून में भी बहता है, बढ़िया इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। और एक होता है BEC। ये क्या होता है, कभी सुना है, नहीं सुना है, तो सुन लो आज। BEC का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखो, बोस का मतलब क्या है, SN बोस, बंगाली एक साइंटिस्ट थे। SN बोस, और आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। तो SN बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर एक कंडेंसेट बनाया था। हाँ, जो कि हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, बाद में पढ़ोगे इंजीनियरिंग में। तो यही कंडेंसेट हम लोग फिफ्थ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों हम लोग को डील नहीं करना है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा और ये BEC है ना, इसको हम लोग डील नहीं करेंगे। हम लोग किसको किसको डील करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैटर क्या होता है, कोई भी चीज अगर ऑक्युपाइड है,
कोई वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, कोई मास ऑक्युपाई कर रहा है, या फिर कोई भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, देखो सॉलिड स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, लिक्विड स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, गैस ये भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, सभी कर रहे हैं, बट सॉलिड का कुछ अलग प्रॉपर्टी है, लिक्विड का कुछ अलग प्रॉपर्टी है, गैस का भी कुछ अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक एक करके सब समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मैटर के दो क्लासिफिकेशन, फटाफट। मैटर, पहले तो मैटर लिखो भाई, मैटर के दो क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये फिजिकल केमिकल नहीं, वो मैटर का क्लासिफिकेशन नहीं होता भाई। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है क्लासिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी फिजिकल क्या होता है, क्लासिकल क्या होता है। फिजिकल यही सारे हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा, बीसी, गैस, लिक्विड, सॉलिड, यही होता है फिजिकल। और ये क्लासिकल में क्या आता है, अच्छा क्लासिकल में थोड़ा सा अलग होता है, इसमें आता है एक प्योर और एक आता है मिक्सचर। हाँ, खाने वाला नहीं, ये है कुछ मिक्स किया हुआ मिक्सचर, समझ रहे हो ना। तो प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। मिक्सचर का क्या मतलब होता है, कुछ मिला हुआ, घुला हुआ, समझ रहे हो। तो प्योर में प्योर में भी दो होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, और एक को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। अब मिक्सचर में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, कि कितने भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो मिक्सचर के दो टाइप, ठीक है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। ठीक है, ज्यादा इधर टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कभी तुमको नहीं पूछा जाएगा। तुमको सीधा पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर सकता हो, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को पूछे जाएंगे। तो सॉरी, थोड़ा सामान गिर गया था टेबल से। तो मिक्सचर में हम लोग को होमोजीनियस होता है, एक हेटेरोजीनियस होता है। सबका फटाफट से एक छोटा छोटा डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब होमोजीनियस क्या है, हेटेरोजीनियस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, जल्दी जल्दी। प्योर मतलब शुद्ध, शुद्ध कंपनी, शुद्ध माल, शुद्ध घी। प्योर घी का नाम सुना है ना, प्योर घी में सिर्फ घी रहता है, ऑयल का डेंसिटी कम रहता है, ऑयल का अमाउंट कम रहता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड प्योर में आते हैं। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ फ्लोरीन, सिर्फ नाइट्रोजन, ऐसे कार्बन, सिर्फ ऐसे। कंपाउंड क्या होता है, कोई भी चीज को, मतलब कोई भी एलिमेंट को मिलाकर जो कंपाउंड होता है, उसको कंपाउंड। अब दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, कैसे कैसे, एक होता है होमो कंपाउंड्स, एक होता है हेटेरो कंपाउंड। होमो कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और हेटेरो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स, या फिर कोई भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। जैसे कि कंपाउंड्स एक होता है, जैसे कि O2, ये हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और एक हो गया तुम लोगों का H2O, सॉरी, H2O क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल नहीं रहा, वो हो गया पूरा एक कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड के भी दो हिस्से हो गए। अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या है, होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक ही चीज को यूनिफॉर्मली हम लोग अगर मिक्स करेंगे, दो तीन चीज को, तब हम लोग उसको होमोजीनियस बोल सकते हैं। क्या होता है, यूनिफॉर्म, ये याद रखना बस, यूनिफॉर्म। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब एक वन मोटे आंसर दे दिया कि होमोजीनियस मतलब चार ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो अब हेटेरोजीनियस का मतलब ये यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, खत्म। डन, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड, चलो। अब तो मैटर समझ लिए, मैटर क्या है, मैटर समझ लिए ना। और राइट, अब हम लोग जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तरफ। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑल स्टेट्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और एक होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। दोनों का मतलब समझाएंगे। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल, मॉलिक्यूल सुना हो ना, मॉलिक्यूल मतलब सेम टाइप के एटम्स अगर बॉन्ड करते हैं तब उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर से सुनो, सेम टाइम के एटम्स जब एक साथ कंबाइन या फिर बॉन्ड करते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, अभी इसमें ध्यान नहीं देते हैं। अभी पहले सीखते हैं कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड क्या होता है, या इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड क्या होता है। इंट्रामोलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बहुत सारे लोगों को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। ऐसे होता है ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन एक एटम और एक एटम, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर कोई डी डिस्टेंस होगा,
अब इस डी डिस्टेंस में जितना भी ये दोनों एक के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं अपने साथ रखने के लिए, ठीक है, कि फिर से समझाता हूँ कि एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन को अपने साथ रखने के लिए जितना फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक के अंदर एक, मतलब इनसाइड वन मॉलिक्यूल, तब हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंटरमोलिक्यूलर मतलब सोचो कि ये एक मॉलिक्यूल है, हमने ये एक मॉलिक्यूल बनाया और ये एक मॉलिक्यूल बनाया, सोचो कि पानी का है, ठीक है, पानी, अच्छा पानी नहीं होते, कोई अच्छा सा कंपाउंड लेते हैं जैसे कि कॉपर। ऑलराइट, कॉपर, कॉपर का मॉलिक्यूल नहीं बनता क्योंकि कॉपर एक मेटल है, ठीक है, सब समझाएंगे क्यों नहीं बनता है, काहे नहीं बनता है, फिर कैसे कॉपर का वायर इतना स्ट्रांग होता है अगर उन लोगों के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, बॉन्ड होता है उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल कोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है, मेटालिक बॉन्ड अलग होता है, तो उसको हम पढ़ेगा केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं कि कॉपर और कॉपर के बीच में, सोचो कि ये एक कॉपर का मॉलिक्यूल है या फिर एटम है, ठीक है, इनके बीच में एक बहुत स्ट्रांग फोर्स लगता है, ठीक है, इनके बीच में कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं बनता है बट एक फोर्स रहता है, ठीक है, दोनों के बीच में एक कोहेसिव फोर्स बोलते हैं इसको, कोहेसिव फोर्स रहता है, इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ये डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस के बीच में दोनों अपने 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 ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। समझे, समझे थे? ठीक है, समझिए। तो इंट्रा का क्या मतलब हुआ, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, और दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटर और इंट्रा का मतलब समझ में आया। ऑलराइट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अच्छा, थोड़ा और बढ़िया वो देते हैं, वाटर ही ले लेते हैं, चलो वाटर, वाटर का सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो देख लो, ऐसे होता है वाटर का स्ट्रक्चर, और दूसरा वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ऑलराइट, अब इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, है ना। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का क्यों फोर्स नहीं हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अच्छा, ये हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जो कि फिर से केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, इसीलिए ना पानी एक जगह पर स्टेबल है, नहीं तो उड़ता रहता ना पानी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को, इन दोनों के जो बीच में फोर्स लग रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नॉट इंट्रा। इंट्रा कौन सा है, इसमें भी इंट्रा लग रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है ना, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है इस बॉन्ड के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। और इन दोनों के बीच में जो है ये वाला एक मॉलिक्यूल और ये वाला एक मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। समझ में आ गया? ऑलराइट, तो हम लोग चलते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक ऑर्डर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स का, ठीक है, जैसे कि पहले सॉलिड। अब हम लोग ये प्लाज्मा और बीईसी को ना कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो बहुत हाई लेवल टॉपिक्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबका। अब ये क्या है, आईएमएफ, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, किसका सबसे ज्यादा होता है, ऑब्वियसली सॉलिड का सबसे ज्यादा है, इसी ने ना सॉलिड को तोड़ने में सबसे ज्यादा पावर लगता है, तो सॉलिड का है सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो सबसे ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, आई एम सॉरी, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा। लिक्विड का उससे कम होगा, और गैस का तो सबसे कम होगा क्योंकि गैस तो यहाँ पे देखो घूम रहा है, ठीक है, हम हाथ चला रहे हैं, गैस इधर से उधर भाग रहा है, तो बहुत कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लोगों का। तो सबसे ज्यादा कितना किसका होता है, सॉलिड्स का होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर गैस का होता है। याद आ गया? याद आ गया, या अगर अगर नहीं पढ़े थे तो अभी पढ़ लो, याद रह जाएगा। थोड़ा देखो, ध्यान से फोकस के साथ देखो, एक बार देख लोगे ये सब छोटे छोटे चीजें है, याद रह जाएंगे। टर्म्स याद नहीं रह सकते क्योंकि वो बार बार पढ़ना पड़ता है, उसके मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अच्छे से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, चलो, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में ना इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ भी ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, एक ब्लैंक स्लाइड में आता है, ठीक है, चलो। इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। अच्छा, ये क्या काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है? नहीं, थर्मल एनर्जी का मतलब हम लोग एक टाइप से बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी।
अब इंटरनल एनर्जी क्या है? अच्छा, ये सब हम लोग डील नहीं करते। चलो, इंटरनल एनर्जी जैसे तो हम लोग का थर्मोडायनामिक्स में आएगा, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, वहाँ सब कुछ वहीं आएगा, ठीक है, वर्क डन, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी हम लोग किसको लेके डील करने वाला है, वो है कि थर्मल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, थर्मल एनर्जी। अच्छा, अगर किसी को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है तो डोंट वरी, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल अभी जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वही सारे नोट्स है। और यहाँ जो नोट्स बना रहा हूँ ना, थोड़ा अनटाइडी हो सकता है नोट्स, बट बढ़िया नोट्स है यार। मैं खुद ऐसे नोट्स बनाता था पहले जब मैं पढ़ता था, अभी तो पढ़ा रहा हूँ, तो देखो नोट्स को अच्छे से पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट पे पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा। ऑलराइट, सो थर्मल एनर्जी क्या होता है? थर्मल एनर्जी मीन्स इंटरनल एनर्जी, मतलब सोचिए कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा, तो मेरा कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, बट मेरे अंदर एनर्जी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऑब्वियसली चल रहा है ना। मेरे अंदर मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, मेरा हार्ट काम कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सब कुछ काम कर रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक एनर्जी प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है ना, इसी को हम लोग थर्मल एनर्जी के रूप में बोलते हैं। अब मैं भागने लग गया तो भागने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट। और ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो उस वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो अपने अंदर एक पोटेंशियल स्टोर करना को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये सब एक मतलब फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें नहीं जाता है, पहले केमिस्ट्री में खेलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी का क्या प्रोसेस है, क्या टॉपिक है, मतलब कौन सा उल्टा सीधा चीज़ है, देख लेते हैं हम। तो अच्छे से हम लोग इसको अगर डिफाइन करेंगे तो सॉरी, अच्छे से अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो ये इंटरनल एनर्जी का भी एक डेफिनेशन होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, आप देख भी लो। तो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी तो एज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब समझ नहीं आया? समझाते हैं, चलो। सोचो तुम्हारे पास एक बीकर है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा पहले पहले आदत नहीं है तो थोड़ा वो होगा, तो पार्डन नहीं प्लीज। तो सोच लो कि तुम्हारा उस कंटेनर है, कंटेनर में आपने कोई लिक्विड डाला है, सोच लो पानी डाला है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे, ठीक है, ये है पानी के मॉलिक्यूल्स, रेस्ट कर रहे हैं, नहीं रेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो आपने एक बर्नल लाया, बोंजन बर्नल, बर्नल लाके आप उसको हीट दे दिए, डेल्टा एच, हीट दे दिए। अब क्या होगा? जो भी सोचो कि ये एक H2O मॉलिक्यूल है और ये एक H2O मॉलिक्यूल है, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, क्यों? अच्छा, तुमको अगर गर्म पैन के ऊपर रखा जाए तो तुम बैठोगे क्या? अरे नहीं बैठोगे ना, बहुत ज्यादा गर्म है ना, तो भागने लग जाओगे। अरे भाई गर्म लग गया तो भागेंगे ही ना, वहां से उठ के भागो, नहीं तो जल जाएगा। तो ऐसे ही H2 मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से दूर भागते हैं। इस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। देखो, हम लोग ने यहाँ पे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, ये दूसरे अमाउंट ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो गया, इसी को हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, समझिए क्या? समझिए ना? चलो नेक्स्ट, इसके बाद आएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आ गए, चलो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है? अब सबको पता है कि एटम्स क्या होता है। एटम्स हम लोग हर रोज देखते आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा है, याद नहीं रहता है भैया पूरा, मतलब सारा कुछ ऐसे ऐसे। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम आता है कि लिथियम आता है, यही नहीं पता हम लोगों को, तो सब कुछ बता देंगे, पीरियोडिक टेबल आने तो दो। तो एटम्स में क्या होता है? एटम्स सबसे मतलब पढ़े थे ना वो, डाल्टन का कुछ एक मॉड्यूल था, या फिर मॉड्यूल नहीं बोलते, डाल्टन का एक वो रूल दिया था डाल्टन ने, सबसे पहले रूल बहुत सालों पहले, कि डाल्टन ने अपने रूल में बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कांट बी ब्रेक इनटू अदर पार्टिकल्स। इट इज द मोस्ट क्या बोलेंगे, फंक्शनल एंड यूनिट, फंक्शनल यूनिट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन नहीं एवरीथिंग, ठीक है। तो सेल में पढ़ता है ना हम लोग कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल एंड कंस्ट्रक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो
उसके बाद जो 11th में अभी बायो लिए है ना, उनको समझ में आ रहा है कि भाई सेल क्या चीज़ है। ये तो फंक्शनल यूनिट तो है नहीं, पर बहुत टफ है। तो चलो, एटम्स भी स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, बस खत्म, है ना। बट एटम्स होता क्या है? एटम्स सबसे पहले तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कोई भी चीज के। और एटम किस चीज से बनता है? ये तीन चीज से बनता है। अब जब हायर क्लास मतलब 12th में जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि अच्छा, प्रोटॉन तो अकेला नहीं है, प्रोटॉन को भी तोड़ा जा सकता है, न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, बट इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। ऑलराइट, समझ गए? तो एटम्स क्या है? सबको पता है। पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला वाला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? हीलियम। फिर क्या आता है? लिथियम। फिर क्या आता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन। इतना कैसे याद है? रटो भाई, ये रटने से ही होगा। ये बिना रटे नहीं होगा। ठीक है। अभी कौन से ग्रुप में आता है, कौन से पीरियड में आता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसे रंग दिए, इसको सब पढ़ेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में। तो सब कुछ एक से एक लिंक्ड है। तो हम लोग पहले इसको जान लेते हैं कि ये सब क्या है, कि सब एटम्स। ठीक है। सब कुछ एटम्स है। ऑलराइट। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूल समझाया था। तो मॉलिक्यूल होता है, सीधी बात है, कोई दो एटम को मिला के बना दो, वही होता है मॉलिक्यूल। H2O, CO2, H2SO4, चलो बड़ा वाला ले लिया। चलो HCl एसिड ले लेते हैं, सबको पता है ना, स्टमक में एसिड रहता है, HCl एसिड। फिर H3PO4। बहुत कुछ है, लिखते जाओ लिखते जाओ। SO2, SO3, SO4, 2 माइनस। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, गलत लिख दिया क्या? हाँ, कुछ गलत लिख दिया। ये क्या है? मॉलिक्यूल के जैसा दिख रहा है, ऊपर कुछ 2 माइनस लिखा हुआ है, 3 प्लस लिखा हुआ है, ये क्या है? चार्ज। क्या चार्ज? अच्छा, ये भी देख लेंगे। बट ये मॉलिक्यूल नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायंस। ओके। तो हम लोग एटम्स के बाद ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एटम्स के दो हिस्से होते हैं, जब चार्ज रहता है और चार्ज नहीं रहता है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, ठीक है, इसको पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है। सोच लो कि जब इलेक्ट्रॉन रही रहता है, ठीक है, यहाँ पे सोचो कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इससे कोई काम नहीं आएगा तुम लोग के। मैं साइड में लिख दूंगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है। राइट। चलो, तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है H2O, फिर होगा तेरा PCl2, PCl3। PCl2 बोल के कुछ नहीं होता, ठीक है। PCl5, फिर होगा H2SO4। ये सब कुछ क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ऑलराइट। तो मॉलिक्यूल्स के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है हेटेरो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, और एक होता है होमो एटॉमिक। दो पार्ट है। हेटेरो एटॉमिक मतलब, हेटेरो का मतलब क्या है? ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, बट ये कॉमन टर्म्स है, सब में यूज होता है, साइंस में यूज होता है। ठीक है। तो हेटेरो एटॉमिक का मतलब क्या है? हेटेरो मतलब अलग अलग एटम्स को जोड़कर बनाया गया जो मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O, जैसे कि CO2, जैसे कि H3PO4। ठीक है। जैसे कि SO2। ये सब क्या है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है जो कि सेम सेम एटम से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग असली मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था। ठीक है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब O2, N2, H2, ये सब। ठीक है। और क्या होता है? H2 होता है। H2 वैसे तो होता है, बट बहुत अनस्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली और बहुत अनस्टेबल है। S6 होता है और S8 होता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स भी हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक्स में। ठीक है। N2 का भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, O2 का भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है। पी ब्लॉक आने दो, उसके बाद चलो समझिए हम लोग कि होमो एटॉमिक क्या होता है, हेटेरो एटॉमिक क्या होता है। ऑलराइट। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं। चलो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो बहुत इजी चैप्टर थे, बहुत इजी टॉपिक्स थे। बट एटम्स में एक चीज हम लोगों ने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया हम लोगों ने? देख लेते हैं। चलो, तो पहला चीज जो मिस कर दिया हम लोगों ने, वो है
चार्ज रहेगा तो एटम्स को क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी। आयंस कितने प्रकार के होते हैं? आयंस मतलब चार्ज, चार्ज कंटेनिंग एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज कंटेनिंग एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिसको हम लोग आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब आयन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्या क्या? सबको पता है? नहीं पता है तो जान लो। कैटायन, एनायन, ठीक है। अब कैटायन क्या होता है? कैटायन होता है जिसमें प्लस चार्ज रहता है। प्लस कितना? प्लस 1.6 इंटू 10 to the power -19 के मल्टीपल्स में। अच्छा, ये क्या बोलती है? ये तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है, बट कंफ्यूजन तो हो रहा है ना। पूरा क्लियर करता है। हम लोग कैटायंस जब लिखते हैं ना, तब उसमें हम लोग प्लस चार्ज देते हैं। ये प्लस चार्ज रिलेटिव चार्ज है, एब्सोल्यूट चार्ज या फिर टोटल चार्ज नहीं है। रिलेटिव चार्ज है ये कैटायंस। और एनायंस में जब माइनस लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायंस। समझ आ गया? कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। अब कैटायंस में क्या क्या होता है? जैसे कि हम लोग एटम्स का कैटायन देखेंगे तो Na प्लस, H प्लस, सब कुछ कैटायन से। अब सोचो कि मॉलिक्यूल का हम लोग को कैटायन दिखता है। मॉलिक्यूल का कैटायन कैसे दिखता है? मॉलिक्यूल का कैटायन दिखता है ऐसे, NH4 प्लस। मॉलिक्यूल बना ना, उसका एक आयन बन गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर कैटायन, ठीक है। अब एनायंस भी बता देते हैं, ये तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। एटॉमिक एनायंस क्या होता है? Cl माइनस, F माइनस। और मॉलिक्यूलर एनायंस क्या होता है? SO42 माइनस, ठीक है। PO32 माइनस, PO42 माइनस, सॉरी, PO32 माइनस भी वैसे होता है। तो सॉरी, PO4 3 माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, पार्डन मी, PO4 3 माइनस, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे आयंस होते हैं। और एक लिख लो, CO3 2 माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर एनायंस। ऑलराइट, तो एटम समझ में आ गया, आयन समझ में आ गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, ये तो वैसे भी पढ़ ही लिए थे कि होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मतलब जो कि थोड़ा वो होता है, एक ही चीज को हम लोग अगर यूनाइटेड मतलब अगर सच मतलब यूनिफॉर्मली अगर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। और हेटेरोजीनियस जब हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में ज्यादा सा टाइम नहीं बिताते। होमोजीनियस भी पता है तुमको, हेटेरोजीनियस भी पता है, होमो एटॉमिक भी पता है, हेटेरो एटॉमिक भी पता है। तो हम लोग ज्यादा टाइम उसमें लगाएंगे जिसमें हम लोग को ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो हम लोग बेसिक्स जान लिए, क्या होता है एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल। अब मोल में आएंगे उसके पहले हम लोग को सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ लेना जरूरी है। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब सोचो कि एक एटम है। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम को तोड़ने, है ना। अब डाल्टन का कोई लॉ पूछने नहीं वाला है कोई WBJE में, वैसे तो, बट जान लेना जरूरी है। वैसे तो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है कि एटॉम्स, ये सोच लो कि एटम है, ठीक है। ये एटम है, ये एटम को मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये तोड़ दिया एटम को। ऐसे तो दिखता नहीं है एटम, एटम तो वैसे उसका कोई शेल भी नहीं रहता है बाहर, बट उसके ऑर्बिट्स रहते हैं। सब पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट चैप्टर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इसका सब समझा देंगे, ठीक है। तो एटम्स अगर तोड़े तो हम लोग को क्या क्या मिलेंगे? एक मिलेगा छोटका सा इलेक्ट्रॉन, एक मिलेगा बड़ा भारी माल मिलेगा, और एक भारी माल मिलेगा जो कि उससे इससे भी ज्यादा भारी है। ये हो गया तुम लोग का प्रोटॉन, और ये हो गया न्यूट्रॉन। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब इन लोगों को भी तोड़ सकते हैं, बट बाद में तोड़ेंगे भाई, अभी नहीं तोड़ते हैं। चलो, तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही तीन हम लोग के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है तुम लोगों को नहीं निकालना है, वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप करके एक एक्सपेरिमेंट था, उससे निकाला गया था इलेक्ट्रॉन का मास। बहुत कुछ होता है, फिर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर भी किया था, ठीक है। तो बहुत कुछ था, वो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ लो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। रटो 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 रटो, रटना जरूरी है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सिमिलर होते हैं, बट मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन के लिए, ठीक है। सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। नहीं तो अगर हमने अप्रोक्सीमेटली पकड़े तो ये दोनों सेम है, ठीक है। ऑलराइट, अब ये क्या लिखा हुआ है?
ये तो समझ गया कि केजी में लिखा हुआ है, बट ये क्या लिखा हुआ है? एएमयू। एएमयू को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। कहीं लिखा हुआ है क्या एटॉमिक मास यूनिट? ठीक है, बाद में है, उसको हम लोग करेंगे डिस्कस, और पहले ये कर लेते हैं। और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन सिमिलर टू इसमें लिखे सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, समझ गया। अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, प्रोटॉन में भी चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, समझ में आ गया। अब देखो कि ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन है ना, इसमें इतना गैप है, तो ये गैप में इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आता है? अगर हम लोग को बोल दिया कि मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, तो इसके हिसाब से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो हम लोग इसको कर सकते हैं रिलेटिवली। कैसे कर सकते हैं? जिसकी मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग को पता है कि 1.67 केजीज होता है, तो वैसे ही हम लोगों का जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी हम लोग को पता है कि 9.1 केजी है। तो इन दोनों को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक रेशियो मिलता है। कौन सा रेशियो मिलता है? जैसे कि MP ऑब्वियसली भारी है, इफ इक्वल्स टू समथिंग इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1837। ऑलराइट, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं बोलेंगे हम इसको बोल देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो MP इक्वल्स टू ME इंटू 1837 जब भी मिलेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको MP का क्या मिलेगा? मास। ऑलराइट, समझ में आ गया। अब देखते हैं नया टॉपिक। सब एटॉमिक पार्टिकल समझ में आ गया? यस बॉस। अब पढ़ते हैं रिलेटिव, क्या पढ़ते हैं? चार्जेस। ठीक है, बोले थे ना चार्जेस पढ़ाएंगे, चार्जेस पढ़ाएंगे, अब पढ़ाते चार्जेस। नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अगर तुमको लग रहा है कि नोट्स थोड़ा अनटाइडी है, तो खुद का नोट्स बना सकते हो, बट बहुत टाइम लग जाएगा, तो यही नोट्स फॉलो कर लो। ठीक है, तो अब चार्जेस। चार्जेस का क्या कंसेप्ट है? चार्ज मतलब हम लोग को पता है कि +1 -1, हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन का +1 चार्ज होता है, प्रोटॉन का -1 चार्ज होता है। गलत। इलेक्ट्रॉन का +1 चार्ज नहीं होता है, वो रिलेटिव चार्ज है। समझ में आया? रिलेटिव चार्ज है वो। समझ में समझ में आया? अब रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या है? टोटल चार्ज का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट चार्ज का क्या मतलब? टोटल चार्ज का मतलब तो सबको पता है, सब कुछ प्लग करने के बाद जो चार्ज आएगा वही हम लोग को टोटल चार्ज बोलते हैं। एब्सोल्यूट चार्ज और रिलेटिव चार्ज क्या है? एब्सोल्यूट चार्ज का मतलब समझ लो, रियल चार्ज जो है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, कूलम क्या होता है? चार्ज का ऑब्वियसली यूनिट होता है। प्रोटॉन में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये दोनों सेम हो गया, प्लस माइनस। हाँ, प्लस माइनस। इलेक्ट्रॉन में रहता है नेगेटिव, और प्रोटॉन में रहता है पॉजिटिव चार्ज। प्लस माइनस क्या है? कम ज्यादा नहीं, नेचर ऑफ चार्ज है। नेचर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड पोटेंशियल्स में सीरीज में पढ़ाया जाता है। तो नेचर ऑफ चार्ज है ये। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इतना इतना चार्ज रहता है। अच्छा, तो हम लोग ये +1 -1 कहाँ से लिखते हैं? ये तो इतना बड़ा टर्म है ना? कहाँ से लिखते हैं ये +1 -1? ऑब्वियसली हम लोग लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक चार्ज। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू अगर एक चार्ज करते हैं तब हम लोग लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को लिखना है प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना है, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज है +1। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है? -1। ये क्या हो गए? रिलेटिव चार्ज। ओके, अब जो आयंस आते हैं ना, आयंस जैसे कि हाइड्रोजन, H+ आयन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन नहीं बोलते भाई, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन। ऑलराइट, और H- भी आता है। अरे, हमने तो ये कभी नहीं देखा। अबे होता है भाई, H-, कहाँ होता है? हाइड्राइड में। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्राइड आयन वैसे ही होता है ना। सोडियम का आयन, क्लोराइड का आयन, है ना। अब ये प्लस माइनस क्या है? सेम टू सेम एज इलेक्ट्रॉन्स। सोचो, सोचो, क्या सोचना है भाई? वेट। हाँ, हाँ, अब सोचो कि तुम्हारे पास एक एटम है। कौन सा एटम है? सोडियम का एटम है। अब तुम्हें सोडियम के एटम से
एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए हो। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए हो क्या मतलब है? मतलब माइनस चार्ज, वन चार्ज को आप निकाल दिए हो। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो सोडियम में हम -1 चार्ज को निकाल दिए हो। सोचो कि सोडियम का चार्ज है x, कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, न्यूट्रल था, जीरो, मतलब x तो नहीं पकड़ते हैं, इसको हम लोग जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो सोचो कि सोडियम का चार्ज हमारे पास जीरो था, उससे हम लोग ने -1 चार्ज को निकाल दिया, मतलब -1 चार्ज को माइनस कर दिया। कितना बचा हम लोग के पास? +1 बचा। तो सोडियम प्लस इसी को बोलते हैं। अब -1 किसका चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन, समझे? अब क्लोरीन, क्लोरीन का एटम, हम लोगों ने क्या किया, क्लोरीन के एटम में एक चार्ज ऐड कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1, सबको पता है, रिलेटिव चार्ज है, ठीक है। एब्सोल्यूट चार्ज कितना है? -1.19 कूलम, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन एक डाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया का क्या मतलब हो गया? एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसका मतलब है कि हम लोग इसमें, मतलब पहले क्या चार्ज था? जीरो। क्लोरीन में कुछ नहीं, क्या है, मतलब चार्ज जीरो है, न्यूट्रल है। उसमें एक चार्ज मैंने डाल दिया, मतलब प्लस, सॉरी, प्लस -1, है ना। एक चार्ज मैंने डाला है, मतलब +-1 किया है, तो क्या हो गया? -1 आया। तो इसका मतलब क्या है? क्लोरीन में माइनस हो गया हम लोग का क्लोराइड आयन। समझे कैसे होता है? तो ऐसे ही होता है सोडियम क्लोराइड, अब दोनों का मिला के सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है, समझ गए। चलो, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग सीख लिए हैं रिलेटिव चार्ज क्या होता है, एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है। गलती से भी मत लिख देना कि एब्सोल्यूट चार्ज रिलेटिव चार्ज सेम चीज़ है, मारेंगे एकदम, ठीक है। तो देखो, अच्छे से समझा दिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, वीडियो को भी पॉज करो, फिर से जाओ, फिर से देखो, समझने के बाद ही आना, क्योंकि ये टॉपिक नया है। अब एटम्स का रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं। हम लोग जब देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल को, ऐसे बहुत लोगों के उस पर टंगा रहता है वॉल्स पे कि ये हम लोग एक पीरियोडिक टेबल है, और ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग पता है कि ये सब एलिमेंट्स है, पर नाम नहीं आता, ठीक है, नाम याद नहीं। ट्राई करोगे ना नाम याद करने का तो सब कुछ याद होगा भाई। दोस्त का नाम याद रहता है ना, हीरोइन का नाम तो याद रहता है ना, तो बस वैसे ही। तो एटम्स, हम लोग, मतलब एटम्स मीन्स एलिमेंट्स, नॉट एटम्स। व्हाट इज एलिमेंट? पहले पढ़े थे ना कि एकदम प्योर होता है एलिमेंट। तो ये एलिमेंट हम लोग का क्या होता है? सबसे पहले एलिमेंट तो एक एटम होता है जो कि कोई चार्ज बैर नहीं करता, ठीक है, चार्ज बेयर नहीं करता। और सेकेंडली, एलिमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे होता है? सोचो कि हम लोगों के पास एक एलिमेंट है सोडियम, ठीक है, प्योर सोडियम, जिसमें सिर्फ सोडियम ही रहता है, कोई और एटम्स नहीं रहता है। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, पता है ना, तब पढ़ेंगे पी ब्लॉक, सॉरी ये एस ब्लॉक में आएगा। सोडियम, अब सोडियम का कुछ एटॉमिक नंबर सुने हो, वो क्या होता है? ये लिखा है देखो, ए फॉर एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक मास नंबर, और जेड होता है एक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर होता है ए, जो कि ऊपर लिखा रहता है, और एक जेड होता है। ए क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा, नहीं पढ़ेंगे, अरे पढ़ो भाई। तो सोचो कि हम लोग के पास सोडियम है, ऊपर हम लोग का ऑलवेज, जो ऊपर मतलब सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ऊपर का मतलब है, ऊपर मतलब सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे सब स्क्रिप्ट। समझ में आया गुरु? तो सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है ऊपर? ऊपर हम लोग लिखते हैं ए, मतलब एटॉमिक मास नंबर, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? जेड, मतलब एटॉमिक नंबर। समझ में आया? ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई भी फायदा, मतलब कोई भी अलग चीज़ नहीं हो गया, बट दोनों सेम चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये ऊपर जो लिखा है ना एटॉमिक नंबर, ये पहले समझ लेता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो यार, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। नंबर
ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, समझ में आया। अब सोडियम में कितने प्रोटॉन्स है? 23 प्रोटॉन्स है। गलत कर दिया? अच्छा 11 होगा। तो 23 कह रहा था यार, ये तो समझ में नहीं आया। 23 मतलब ये है मास नंबर ए, एटॉमिक मास नंबर। अच्छा मास तो ग्राम्स में होता है, केजीज में होता है। अच्छा अब ये समझ में नहीं आया कि मास को नंबर में कैसे लिख सकते हैं, ये पहले समझते हैं। ठीक है, ये AMU होता है। AMU क्या होता है, हम लोग वहां पे स्किप करके आए थे ना, अब पढ़िए। तो पहले ये बोल देते हैं कि प्रोटॉन्स मतलब Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z। कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 11। 11, 23 नहीं। एटॉमिक मास नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। ये 11 है तुम लोगों का एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 23। अब समझ लेते हैं कि ये 23 एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। ठीक है, हाँ, मास ऑफ एटम्स या फिर AMU। AMU का मतलब सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे, मोटा मोटा बोल देंगे तो AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ये होता क्या है? एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है, अगर हम लोग एक प्रोटॉन लेते हैं, एक प्रोटॉन, उसका मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। रटो 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 रटो, बहुत बार लिख रहे हैं, रटो जल्दी। तो वन प्रोटॉन का मतलब 1.67 kgs। तो इसको हम लोग अगर एक प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, मतलब एक प्रोटॉन को हम लोग एक प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो मतलब वन प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs, है ना। सोचो कि हम लोग, अच्छा ठीक है, थोड़ा इजी कर देते हैं इसको। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा बहुत लोगों को, सॉरी सॉरी। तो हम लोग अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा फास्ट पेस पे चलना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। तो ये प्रोटॉन जो होता है ना, 1.6 × 10⁻⁻27 kgs का होता है। तो सोचो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक प्रोटॉन अगर ये हो गया हमारे पास, सोचो कि हाँ, 5 प्रोटॉन। 5 प्रोटॉन कौन से एटम में रहता है? बोरॉन में रहता है 5 प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल पढ़ो भाई, रटो भाई। पहले आता है हाइड्रोजन, फिर इस साइड में आता है हीलियम, फिर इधर आता है नीचे लिथियम, फिर बेरिलियम, यहाँ आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इसके नीचे आता है नियॉन। आई एम सॉरी, Fe लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा Ne। हाँ, यहाँ पे होगा तुम्हारा, पेंसिल लिखता है Ne। ठीक है, तो ये बोरॉन कितने नंबर पे आ रहा है? देखो, 1 2 3 4 5। 5 नंबर मतलब 5 प्रोटॉन है। तो 5 प्रोटॉन है का मतलब क्या हुआ? बोरॉन में 5 प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 5। और मास नंबर कितना हुआ? पता है? नहीं पता ना, तो मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी गलत लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर। अब हम लोगों को क्या पता है कि प्रोटॉन का मास तो ये होता है, मास नंबर क्या है? अच्छा, तुम अगर 5 प्रोटॉन को एक प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 5 प्रोटॉन का कितना मास होता है? एक प्रोटॉन का मास है 1.67 × 10⁻⁻25 kgs। तो 5 प्रोटॉन का कितना मास हो गया? 5 प्रोटॉन का मास हो गया 5 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तुम लोगों का मैथ तो अच्छा ही है भाई मेरे से। हाँ, तो इसको अगर एक प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना होगा? डिवाइडेड बाय 1 प्रोटॉन। रेस्पेक्ट में देखना मतलब डिवाइड करना। ठीक है, तो डिवाइड बाय 1 प्रोटॉन मतलब इसका एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kgs। काटो, काटो, कितना बचा? 5। यही हो गया तुम्हारा मास नंबर। बट
बोरॉन का मास नंबर तो ये नहीं होता है, बोरॉन का मास नंबर तो 9 होता है ना? ऐसा क्यों जाता है 9? क्यों आता है? क्योंकि उसमें 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 4 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, बट यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, ठीक है? तो पहले एक इजी सा वो उठाते हैं। स्लाइड स्लाइड स्लाइड, ओके स्लाइड। चलो सोच लो, हम लोग के पास है क्या? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर जल्दी जल्दी 12। कार्बन का, सॉरी गलत लिख दिया, कार्बन का मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, ठीक है? कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे, तो इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6। मास नंबर कितना हुआ? ए से लिखते हैं हम लोग मास नंबर 12। कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऊपर होगा मास नंबर, नीचे होगा एटॉमिक नंबर। समझ में आया गुरु? समझे? तो यही है तुम्हारा कार्बन का रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही हम लोग सोडियम लिख सकते हैं, वैसे हम लोग हाइड्रोजन लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक प्रोटॉन, और एक ही प्रोटॉन का मास एक। हीलियम 2, मास नंबर 4। सोडियम अभी लिख के आए थे, याद है? 11, ऊपर 23। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20, और मास 40। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19, मास नंबर 39 पॉइंट समथिंग होता है यार, उतना नहीं आता। बट जितना आता है उतना सुनो, और उतना ही एग्जाम में लिख के आओ, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही चाहिए हम लोगों को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो कैलकुलेटर चाहिए नहीं, तो आदत मतलब कैलकुलेटर का। समझ गए? अब बोलो कि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये जेड, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नंबर एन ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इसीलिए अगर प्लस होगा इतना, उतना ही तो माइनस होगा, तब जाके ना पूरा एटम न्यूट्रल होगा। समझे गुरु? समझे गुरु? अगर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ गया तो नेगेटिव में आ जाएगा चार्ज, आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर कम गया, इलेक्ट्रॉन दो चार को निकाल लिए, तो क्या होगा? इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, सॉरी सॉरी प्लस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स वहां पे ज्यादा है। अब प्रोटॉन्स को हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते? इलेक्ट्रॉन्स को क्यों निकालते हैं? अरे भाई, अच्छा तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी होगा ना। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मैं इसको समझाता हूँ कि हम लोग प्रोटॉन्स क्यों नहीं निकालते हैं। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन से खेला क्यों करते हैं? हर जगह तो इलेक्ट्रॉन ही दिखता है यार, प्रोटॉन कहीं दिखता ही नहीं है, कहीं निकलता नहीं है प्रोटॉन। प्लस प्रोटॉन कहीं ऐड करने के लिए देखे हो? नहीं देखे ना, इसीलिए। तो समझाते हैं हम, पहले तुमको समझाते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? और अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, उससे माइनस करेंगे प्रोटॉन्स को। अच्छा न्यूक्लियॉन्स क्या होता है यार? मैंने बोल दिया, डाउट आया कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। अरे न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने भी वो है पार्टिकल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, बस। तो न्यूक्लियस, सोचो कि ये एक एटम है। अच्छा फ्रेश फ्रेश लेते हैं। अच्छा इसी में समझा देते हैं, चलो बाद में मिटा देंगे। अच्छा लास्ट वाले में करते हैं यार। ठीक है, सॉरी पेन। ये सोचो कि तुम्हारा एटम बड़ा सा बनाते हैं एटम, ये बन गया एटम, बहुत बड़ा एटम। ये इसके एकदम अंदर हम लोग का रहता है क्या? न्यूक्लियस। सबको पता है ये, सब क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, 9 से पढ़ते आ रहे हो, ये हम लोग का न्यूक्लियस है। उसके बाहर ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल्स है, इधर एक, फिर इधर एक, फिर इधर एक ऑर्बिट से, ये ऑर्बिट्स, ठीक है? ये सब हम लोग को कब पता चलेगा? ऑब्वियसली जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस ऑर्बिट में घूमते हैं हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस
प्रोटॉन एकदम एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। एकदम एकदम न्यूक्लियस ऐसे, एकदम न्यूट्रॉन ऐसे, एक प्रोटॉन ऐसे, एकदम पूरा गुच्छा बना के रख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे घूमते तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिट में ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सोचो, अगर तुमको एटम से कुछ निकालना है तो तुम एटम के यहां से निकालोगे कि यहां से निकालोगे? ऑब्वियसली अंदर से नहीं निकाल के बाहर से निकालोगे ना। तो निकालो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, पॉजिटिव चार्ज बन गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से डाल दिए, नेगेटिव चार्ज बन गया। समझ में आया गुरु? बढ़े अगले टॉपिक की तरह। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स हैं उससे हम लोग प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे। कितने पार्टिकल है? 12, 12, 12, 12। अच्छा, 12 क्या है? मास नंबर। मास नंबर ही होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं रहे, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 12 माइनस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, कितने हो गए? 6। तो सब 6 6 6। समझ में आ गया गुरु? नेक्स्ट टॉपिक में चले कि और दो चारों क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, जब बोलते हो तब कर ही लेते हैं। एटॉमिक मास यहाँ पे पढ़े थे। एटॉमिक मास एएमए का मतलब पता चल गया कि एक प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसका डेफिनेशन अलग होता है। इसका डेफिनेशन होता है कि एक एटम का जो भी मतलब एक प्रोटॉन का जो भी मास है, इसका हम लोग 1/12 ऑफ कार्बन के मास से हम लोग वो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो पढ़ा देना चाहिए, चलो समझा देते थोड़ा सा ये वाला टॉपिक। तो असली है कि ये वाला टॉपिक जो बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ का हम लोगों को मास नंबर चेक करना है ना, तो मास नंबर का मतलब रुको एक यहाँ पे लिखा हुआ है, अ, इधर आता है। मैं स्टार लगा के नोट्स आपको एकदम बढ़िया से मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, नोट्स नोट्स की टेंशन मत लो। कहीं उल्टा सीधा लिख रहे हैं तो नोट्स में सही सही आ जाएगा, टेंशन मत। तो लिखते हैं इसको कि सॉरी होमोजीनियस बोल रहे हैं। तो हम लोग के न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स हैं? दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और हम लोग ने इधर क्या देखा कि इसको निकालना ज़्यादा इजी है ना, इलेक्ट्रॉन्स में निकालना ज़्यादा इजी है। तो इसके जैसे दो चार को और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने प्रोटॉन रहेंगे। अगर क्वेश्चन में आ गया कि हम लोगों के एक वो दे दिया, एक एटम का नाम लिख दिया और बोला कि इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे इतना इतना लिख चिक के। क्या लिखेंगे वहां पे? वहां लिख देंगे नंबर ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब बताओ कैसे बताओगे? अब बता पाओगे ना? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं, प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने हैं। अब बताते हैं तुमको असली डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? वो है कि एक प्रोटॉन का अगर हम लोगों को एमयू निकालना है तो उसका मास लिखेंगे। कितना है उसका मास? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ कार्बन 12 का मास। कार्बन 12 का कितना मास है? अच्छा, कार्बन 12 में कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स है? ऑब्वियसली कार्बन 12 में 12 नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है। ये तो पता ही है तुमको। तो कार्बन 12 मास कितना होगा? कार्बन 12 का मास चेक करते हैं। 12 अगर तुम्हारे पास, सॉरी, अगर तुम्हारे पास पूरा मिला जुला के अगर 12 न्यूक्लियॉन्स है तो 12 इंटू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजीज में आएगा, ठीक है। ग्राम मत लिख देना यार, -27 केजीज होता है, ओके। तो 12 12 कट गया, ये पूरा पूरा कट गया। तो एक एक प्रोटॉन का कितना मास हुआ? 1 AMU आया, जिसको हम लोग इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजीज बोलते हैं। आ गया गुरु? ठीक है, तो एक काम करते हैं और दो चार को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सोचो कि हम लोग के पास है कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल राइट, नाइट्रोजन। मास नंबर कितना है नाइट्रोजन का? जल्दी बताओ। 14।
और एटॉमिक नंबर 7। बताओ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। वीडियो पॉज करो, फटाफट बताओ। ठीक है, पॉज कर लिए वीडियो, बताओ। अब मिला लो आंसर। प्रोटॉन्स कितने हैं? 7। एटॉमिक नंबर पता है ना, वही तो हो गया प्रोटॉन्स, तो वही है 7। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने प्रोटॉन्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो बस 7 इलेक्ट्रॉन, खत्म। अब न्यूक्लियस में कितने कितने पार्टिकल्स रहता है? 2 टाइप के पार्टिकल्स रहता है कि नहीं? एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पता ही है, न्यूट्रॉन कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है कितने हैं? 14 माइनस 7 कितना है? 7। डन, खत्म, हो गया। समझ गए गुरु? चले ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन 16, 8। तो बोलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 है, लिख दो 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है, लिख दो 8। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8 माइनस 6, 16 माइनस 8, 8। समझ गए गुरु? चले, चलो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। एटॉमिक आइसो, चलो आइसो 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 आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो पढ़ लेते हैं। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा अच्छा, ये समझ में आ गया थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक, ये नहीं आया यार, ये तीनों नहीं आया। बार्स मतलब क्या है? ये कुछ मतलब प्रेशर से आता है क्या? नहीं आता है, आइसोबार्स मतलब अलग होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, पहले चलो चलो आइसोटोप से स्टार्ट करते हैं एकदम बिगिनिंग से। आइसोटोप्स मतलब सेम मास नंबर।